हाँ जी, की हाल है। तो शुरू किया जाए एक ऐसी जर्नी को जहां हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम पहले उसे समझेंगे, हम उसे लिखेंगे, हम उसको याद भी करेंगे एंड देन हम उसको इतना सिंपल बना देंगे दैट वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी सिमरन रजानी एंड आई विल बी टीचिंग यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मैम ये क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? दिस इज पेपर 9 ऑफ CMA इंटर ग्रुप 2 विच इज OMSM। इसमें दो सब्जेक्ट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट विच आई एम होपिंग आपने बेस्ट फैकल्टी से पढ़ा होगा, बीट प्रणय सर और एनीबडी एल्स, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि आपको SM पढ़ाने वाली है सिमरन मैम। एंड मैम, बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज इंट्रोड्यूस करो, हु इज दिस सिमरन? So I am a chartered accountant with an all India rank at all the levels of CX. I did my articleship from KPMG. Then I did my industrial training from UBS, जिसमें like you people know industrial training में बहुत कम लीव्स मिलती है। तो मैम इतने कम लीव्स में रैंक कैसे आया? मैं आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ ड्यूरिंग द क्लास। बहुत मेहनत लगती है बट हो जाता है इफ यू हैव इट इन योर माइंड। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है एंड इट हैपेंस। Then post qualification, like everybody else, I also joined corporate. I joined an Indian conglomerate as a management trainee, जहाँ मेरा रोल था in their business treasury strategy department. Then बाकी का मैं आपको आगे बताती हूँ। Coming back to our subject, this strategic management, मैडम ये क्या होता है and why are we expected to study this? तो देखो, एज ए CMA आपने पहले तो आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपने मेथड्स देखी, आपने टेक्निक्स देखी टू फाइंड अ कॉस्ट। क्या आपका रोल खत्म हो गया? नो। एज ए CMA यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कॉस्ट लग रही है तो कितनी लग रही है, ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा क्यों लग रही है, कम लग रही है अगर तो क्या हम प्राइस भी कम चार्ज कर रहे हैं, क्या हम प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेड जितनी है उतनी हो रही है, अगर हम प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एंड हमारी कॉस्ट कम है तो क्या ये जो प्रॉफिट है वो हमको दिख के आ रहा है कि यस हम प्रॉफिटेबल है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज कौन करेगा, एनालाइज करके अकॉर्डिंगली डिसीजन कौन लेगा? So, as a CMA, your role will not just be restricted to finding cost, but it will also extend to these kinds of role where you will be contributing to strategic management and operational management of a company. But before that पहले समझना पड़ेगा ना कि ये होता क्या है। तो ऑपरेशंस मतलब एक कंपनी काम कैसे करती है, क्या क्या चीज़ें होती है कंपनी, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। देन कैसे कैसे मूव्स एंड डिसीजंस लेके एक कंपनी को ग्रोथ या फिर उसके ऑब्जेक्टिव अचीव कराए जा सकते हैं, ये सब आप पहले समझोगे, फिर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे। दैट्स वाई यू हैव दिस सब्जेक्ट। सिर्फ सिलेबस में है हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, हमको पहले बताओ क्यों पढ़ना है, मैंने बता दिया। तो मैडम अभी बता दो क्या रहता है पेपर। तो देखो 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका, 60 मार्क्स का OM आता है, 40 मार्क्स का आपका SM। ठीक है, 100 मार्क्स में 30 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं लाइक इन एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ CMA इंटर, एंड देन 70 मार्क्स के आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में देखो 3 कैटेगरीज हो सकती है, या तो आपको थियरी आ गई, या तो प्रैक्टिकल आ गया, या तो इन वेरी रेयर केसेस आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम योर OM सब्जेक्ट। जो आपका थियरी रहता है SM इज कंप्लीटली थियरी बेस्ड प्रैक्टिकल, एंड आपका थोड़ा बहुत थियरी जो रहता है वो OM से भी आता है। नाउ इन पास्ट अटेम्प्ट्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिखे नहीं है, बट हम लोग इसको क्लास में कैसे टैकल करना है ये समझेंगे। देखो कुछ नहीं होता है, आपको पूरी की पूरी रामायण दी जाती है और एट द एंड पूछा जाता है एक इजी सा क्वेश्चन कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी। तो ये तो हम हमारी क्लास में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो पेपर पैटर्न क्या होता है। आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि मैम एक ही पेपर में अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट है ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी, तो क्या हमको 2 अलग अलग आंसर शीट्स मिलती है, क्या 2 अलग अलग पेपर आते हैं? एंड इफ आपको पता हो आपको ऑप्शंस रहते हैं एनी 2 क्वेश्चन छोड़ देने के। तो क्या मैम ये 2 क्वेश्चन हम OM के छोड़ सकते हैं या SM के छोड़ सकते हैं, या इट इज मैंडेटरी कि दोनों का एक एक छोड़ना है? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से हम हमारा पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज जून 2025 का पेपर। आप देखो 100 मार्क्स का होता है, एक ही पेपर आता है दोनों सब्जेक्ट का, OM एंड SM। आपके 30 मार्क्स के MCQs होते हैं, 2 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 15।
एंड अगर आप देखोगे ना, बहुत इजी इजी एमसीक्यूज होते हैं, एकदम डायरेक्ट एमसीक्यूज होते हैं। कुछ कुछ आपको कैलकुलेशन के भी रहते हैं, लाइक इधर यहाँ पर बड़ी ओएम के होते हैं, एंड बहुत इजी कैलकुलेशन होता है जो आपको एनीवेज प्रणय सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा ही दिया होगा, नो डाउट। एंड देन देखो आपके एसएम के तो देखो एकदम फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यार ये तो हमने 5th क्लास में कर दिया है, ठीक है, इतने एमसीक्यूज। देन कम्स योर सेक्शन बी, जहां पर आपको टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ विच आपको एनी 5 क्वेश्चन करने। अब यहाँ पे कोई अलग अलग पार्ट्स दिख रहा है क्या ओएम एंड एसएम का? मुझे तो नहीं दिख रहा, एक ही है, विच मीन्स आपको एक ही क्वेश्चन पेपर आता है। अब नाउ क्वेश्चन पेपर अगर एक ही है तो आंसर शीट भी एक ही होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट्स बाइफरकेटेड नहीं है, इसलिए आंसर शीट भी एक ही रहेगी। एंड यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, जैसे अगर आपको बता दूं तो आपके टेक्स्ट के पेपर में लिखा होता है कि दिस क्वेश्चन इज मैंडेटरी, इन बाकी के क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन कर, ऐसा कुछ यहाँ लिखा है क्या? यहाँ सीधे लिखा है एनी 5, विच मीन्स आप दोनों ओएम के भी छोड़ सकते हो, आप दोनों एसएम के भी छोड़ सकते हो, आप एक ओएम और आप एक एसएम के भी छोड़ सकते हो। इट इज कंप्लीटली ऑन यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके ओएम के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये आपके एसएम के होते हैं। ईच क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स ऑफ 7 मार्क्स ईच, विच मीन्स 7 into 6 42 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम एसएम, एंड अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आपका आता है एमसीक्यूज, टोटल 52 मार्क्स आए। मैडम ये क्या, अभी तो आपने बोला कि 40 मार्क्स का एसएम आता है, बट यार ऑप्शंस भी तो है, तो दिस इज द कैच। और आपको बता दूं इस 52 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, छोटे छोटे। तो अगर 4 चैप्टर्स पढ़ के 52 मार्क्स आ रहे हैं तो किसको नहीं चाहिए भाई, सबको चाहिए। अब एक और डाउट कि मैडम पहले ओएम करेगी पहले एसएम करेगी, तो देखो आपको जो इजी लगता है आप पहले वो करो, बट मैं क्योंकि एसएम पढ़ा रही हूँ तो आई बी बायस्ड एंड आई से कि भाई एसएम पहले करो, क्योंकि देखो ना यार कितने छोटे छोटे 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एंड आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको 7 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब एटलीस्ट 7 पॉइंट्स होने चाहिए। हो गया क्या क्लियर ये चीज? समझ आया आपको 52 मार्क्स कैसे हो गए? नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजी। इतनी देर से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो आपने लगा रखा है, पहले बताओ ये स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो लेट मी स्टार्ट विथ, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? सोफा पे बैठ के लेक्चर देख रहे हो अगर, तो प्लीज उठ के बैठो, उठ के पढ़ाई करो मेरे साथ, सोफा पे नहीं बैठ के देखना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? आपने प्लान किया कि आपको सीएमए इंटर क्लियर करना है इन द जून और दिसंबर अटेम्प्ट। फॉर दैट आपने आपके रेगुलर बैचेस लिए, आप उसको पढ़ रहे हो अभी, देन आप आपका सिलेबस कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हो, फिर आप आपका रिवीजन करोगे, फिर आप आपके टेस्ट दोगे, फिर से रिवीजन करोगे, फिर से टेस्ट दोगे, फिर से रिवीजन करोगे, फिर एग्जाम दोगे। तो ये सब जो आप इतने सारे एक्शंस कर रहे हो टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लियरिंग योर सीएमए इंटर, तो ये सब आप क्या कर रहे हो? आप इतने सारे जो प्लानिंग कर रहे हो टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, आप क्या कर रहे हो? आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मुझे इस दिन तक ये सब्जेक्ट क्लियर कर देना है, इस दिन तक इसका रिवीजन कंप्लीट कर देना है, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो क्या मैडम, हम तो इसको प्लानिंग बोलते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी और प्लान सेम है? सोचो जरा। आई विल से मे बी नॉट, बिकॉज देखो प्लानिंग क्या होता है कि आप सोच रहे हो आपको कब पढ़ना है, व्हेन टू स्टडी। स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा? जब आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, आप एबीसी एनालिसिस करके पूरा प्रॉपर बना रहे हो कि चलो मैं ये टॉपिक्स पढ़ लूंगा टू कवर एज मच मार्क्स एज पॉसिबल, एंड ये टॉपिक्स बिकॉज लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो जब आप ये सब प्लानिंग कर रहे हो, आपने पहले प्लान किया कि आपको कब पढ़ना है, लेकिन फिर आप जब इतना सारा डिसीजन लोगे, इतना सारा थिंकिंग करोगे, तो आपने जो कंक्लूजन निकाला कि मुझे ये पढ़ना है, ये स्किप करना है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने गोवा जाने का प्लान करना है, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, चलो गोवा चलते हैं, अभी मैं सिर्फ प्लानिंग कर रही हूँ। वहां से किसी ने मुझे बोल दिया कि हाँ चल चलते हैं, तो फिर क्या होगा? मैं पहले पर्पस सोचूं कि मुझे गोवा क्यों जाना है, क्या मुझे बीचेस पे जाना है या मुझे क्लब्स जाना है, उसके हिसाब से मैं मेरा आइटिनरी डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ कहाँ कौन सी प्लेसेस पे जाना है, मुझे नॉर्थ गोवा जाना है कि मुझे साउथ गोवा जाना है। तो जब मैं प्लानिंग करूंगी फॉर अ पर्पस, विथ अ पर्पस, मैं पूरा स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, तो हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी बनाना। आया क्या समझ में? तो स्ट्रैटेजी इज अ वाइडर टर्म
Planning is a part of strategy. These are not equal. These words can be used interchangeably but not always. Strategy is not equal to plan. बड़ा टर्म कौन सा है? स्ट्रैटेजी. क्यों? क्योंकि ज्यादा लेटर्स का है. आप ऐसा समझ सकते हो याद करने के लिए, बट लॉजिकली मैंने क्लियर कर दिया दैट स्ट्रैटेजी इज वाइडर एंड प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. एक और एग्जांपल लेती हूँ. बिस्लरी, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का. ये कंपनी क्या है? एक पानी बेचने वाली कंपनी. पानी जैसी फ्री की चीज को ये कंपनी बॉटल में पैक करके बेच रही है और हम लोग ले भी रहे. भाई क्यों ले रहे हैं हम, जब पता है हमको फ्री में मिलती है? बिकॉज दे हैव दिस ब्रांड इमेज. उनका मार्केट में इमेज है, इसलिए पीपल आर विलिंग टू पे. तो उन्होंने क्या किया? दे हैड अ प्रोडक्ट की वाटर बॉटल है. अब उनको पता था कि इनिशियली लोग रेजिस्ट करेंगे, बिकॉज जब पानी फ्री में मिल रहा है तो कोई क्यों ही पैसे दे के लेगा. तो उन्हें पता था कि लोग रेजिस्ट करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई. उन्होंने पहले इन्वायरमेंट में स्कैनिंग करी, यार कहाँ कहाँ पर पानी की नीड है, साफ पानी की नीड है. कौन ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी, अनकंटामिनेटेड वाटर या प्योर वाटर नहीं मिल रहा है? वो लोग दे विल बी विलिंग टू पे फॉर वाटर. तो उन्होंने ऐसे लोग टारगेट किए. तो उनको पता चला एक तो ट्रैवलर्स आर द पीपल जिन्हें पानी साफ मिलेगा कि नहीं, दे आर नॉट श्योर, इसलिए वो लोग बिलीव कर सकते हैं एंड वो लोग पैसे देके ले सकते हैं पानी. ठीक है. देन सेकंड, अर्बन हाउस होल्ड्स. भाई रिच पीपल है यार, हमको तो बॉटल में ही पीना है, हमारी मर्जी. तो ऐसे लोग दे विल ऑल्सो बी विलिंग टू पे. देन कम्स होटल्स. होटल्स में आपको वाटर बॉटल्स एंड ऑल दी जाती है, तो यार ऑफकोर्स वहां पर पानी वो पैसे देके लेंगे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्वायरमेंट स्कैन किया, आफ्टर विच उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई दीज आर आर टारगेट कस्टमर्स एंड हम उनको टारगेट करेंगे. एंड दे हैव प्लेस्ड देयर प्रोडक्ट सो वेल इन द मार्केट दैट एवरीबडी इज नाउ विलिंग टू पे फॉर देयर वाटर, जो कि फ्री में मिलता है. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई ना यार. हुई क्या ये चीज क्लियर? अब मैडम देखो, हम लोग जेनजीज है, हम लोग को चाहिए मीम. तो प्लीज फोन कोई नहीं खोलेगा, कोई फोन नहीं खोलेगा. मैं आपको क्लास में मीम दिखाती हूँ, बिकॉज अब मुझे भी देखनी है. तो हम आ जाते हैं मीम पे. ये देखो इसमें क्या हो रहा है. दिखा दे. लाल है, सारा सारा लाल है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है. ये देखो, और अंदर की नरगिस को अंदर रख, तरबूज दिखा. देखो तो इसमें क्या हुआ? दिस पर्सन ही वॉज ट्राइंग टू सेल हिज वाटरमेलन्स. तो यह बेच तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बट बिकॉज वो इतना चिल्ला के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, सो दैट उसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ सेलिंग ऑल दी वाटरमेलन्स वो अचीव हो पाए. ही वॉज परफॉर्मिंग बेटर देन हिज सुपीरियर्स. तो वो क्या कर रहा है? वो स्ट्रैटेजी बनाया ना यार कि मैं ऐसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूंगा. तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी. देखो इतना पढ़ के हमारी स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई है. एक बार हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ. देखो मैं आपको बता दूं, आपको हम 3 बुक्स देने वाले हैं. 2 बुक्स देने वाले, एक पीडीएफ. एक आपकी रहेगी कंसेप्ट बुक, जिसमें आप देखो ऑल दी कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड, सो दैट आपको हाईलाइटर की जरूरत ना पड़े, आपको रेड दिख जाएगा. एंड एग्जाम के पहले ना आप सिर्फ ये कीवर्ड्स भी देख के जाओगे एंड आप एग्जाम में इजीली फिर आपके आंसर सेंटेंस फॉर्मुलेट कर सकते हो. दैट इज द रीजन बिहाइंड हाईलाइटिंग दीज, बिकॉज ये कीवर्ड्स याद हो जाएंगे. एक दिन पहले आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रेड चीजें देख लेनी है एंड देखो वो फिर एग्जाम में इजीली फॉर्मुलेट हो जाएगा सेंटेंस. ठीक है. इसके साथ हम आपको देने वाले एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहने वाले आपके पास एग्जाम पेपर, पोस्टल टेक्स्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग. एंड हम आपको देने वाले हैं एमसीक्यूज का पीडीएफ. तो क्या होता है ना, एमसीक्यूज अपडेट होते रहते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज और आते जाते हैं, मतलब तो इसके लिए हम आपको एमसीक्यूज का पीडीएफ देते हैं, सो दैट आपके पास सबसे लेटेस्ट वाला अपडेटेड एमसीक्यूज रहे. ठीक है. आपको कुछ भी डाउट रहता है अगर सब्जेक्ट रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एट asksimran@gmail.com. में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका ऑर्डर आईडी क्या है, आपका कोर्स क्या है, आपका अटेम्प्ट कौन सा है, सो दैट हम लोग जिनका अटेम्प्ट नियर बाय है उनको प्रायोरिटी पे आंसर सोल्यूशन दे पाए. ठीक है. एंड साथ में भाई प्लीज क्वेरी भी प्लेस कर देना. आपकी क्वेरी भी लिखना पड़ेगी ना, नहीं तो समझेगा कैसे आपको क्या क्वेरी है आपका. ठीक है. ऑल क्लियर? नोट डाउन कर लो आपकी ईमेल आईडी एक बार फटाक से. Then coming to our definition जो हमने जल्दी से पढ़ ली. Strategy is a set of goal directed action. Everybody is trying to achieve. Every action is directed towards achieving your goal. And ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर सके, जो कि वो वाटरमेलन बेचने वाले भैया ने किया.
टू गेन एंड सस्टेन सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर कॉम्पिटिटर्स। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैं आपको बताती हूँ आगे कि ये क्या होता है डिटेल में। देखो, अब स्ट्रैटेजी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स कौन से? डिग, DIG, डिग। तो पहले बिस्लरी ने क्या किया? पहले उसने डायग्नोस किया। डायग्नोस करना मतलब स्कैनिंग करना। उसने पहले पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन किया, जिसके बाद उसने एक पॉलिसी बनाई एंड उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उन्होंने डिग किया। नाउ कम्स दिस स्ट्रेटेजी। इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में MCQ में आता ही आता है। स्ट्रेटेजी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया, विच मीन्स जनरलशिप। बहुत मुश्किल से समझ आया कि स्ट्रेटेजी वर्ड क्या होता है, तो आप ये नया वर्ड ले आए जनरलशिप। क्या होता है ये? लेट मी एक्सप्लेन यू। तो कभी भी एक आर्मी में क्या होता है, एक जनरल होता है या एक लीडर होता है जो आपको हेल्प करता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वैसे ही स्ट्रेटेजी एक्ट्स एज अ गाइडिंग पॉलिसी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे करना है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करना है। समझा क्या? इसलिए स्ट्रेटेजी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया विच मीन्स जनरलशिप। It helps to achieve competitive advantage and achieve your objective and mission. ये देखो सारे कीवर्ड्स हो गए यहाँ पे। एक बार जल्दी से इसको लिख ले क्या हम लोग डेफिनेशन को। आ जाओ, आपको 100 पेजेस का रजिस्टर लेके रखना है एंड एक हाइलाइटर एंड एक आंखें खोल के कान खोल के बैठा हुआ बच्चा सामने होना चाहिए ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आ जाओ, चैप्टर नंबर 1। हमारे 4 चैप्टर है छोटे छोटे, आउट ऑफ विच फर्स्ट चैप्टर ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन। बिकॉज जब तक बताएंगे नहीं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, तो कैसे काम चलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन भी। तो हमारे सबसे फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी यहाँ पर मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा इतना सारा। जल्दी बोलते बोलते लिखेंगे तो याद होगा। देखो प्लीज, strategy is a set of goal-oriented actions. बोलते जाओ, come on. Goal-oriented actions to achieve what? Achieve objectives and superior performance over competitors. इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप लिखते जाओगे ना क्लास में, तो लिखते लिखते आपका राइटिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा, विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू एग्जाम में। आपका पेपर छूटेगा नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? देखो, इस वर्ड को ना एकदम घोल के पी लेने का, बिकॉज ये 50,000 बार यूज होगा आपके इस पूरे सब्जेक्ट में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सब, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर जगह लिख के आ जाना इसको, हर आंसर में। अब ये होता क्या है, आप इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। चलो, लिख लिया होगा, आई एम होपिंग आप सबने। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखो, आपके घर में दादी जी है, वो खाना बना रहे थे इतने टाइम से। फिर आपके पापा की शादी हो गई। तो अब शादी हो गई पापा की, तो अब खाना कौन बनाएगा? पापा बनाएंगे? नहीं, मम्मी बनाएगी। जो शादी करके आए हैं ना, वो बनाने वाले अब खाना। तो देखो, इतने टाइम से दादी जी खाना बना रहे थे इतना टेस्टी टेस्टी, तो आपके पापा के दिमाग में तो कैसे बेंचमार्क सेट हो गया है कि यार मम्मी दादी जी जैसा खाना बनाएंगे कि नहीं। ठीक है, एंड अब आपकी मम्मी की है घर में पहली रसोई, और मम्मी ने बना दिया है एकदम टेस्टी सा दाल बाटी चूरमा, एंड बना दिया है गाजर का हलवा। तो एकदम ऐसा मुंह में पानी आ रहा है। पापा ने खाया एंड पापा भी लाइक कि क्या क्रेजी खाना बना दिया है, मजा आ गया एकदम। तो पापा इतना खुश हो गए। अब देखो, मम्मी ने क्या किया, पापा ने कह दिया मम्मी को कि यार बहुत बढ़िया बनाया है, दादी से भी बढ़िया खाना बनाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ,
भाई नई शादी हुई है, बोलना पड़ेगा इनिशियली, समझा करो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, मम्मी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया बिकॉज शी परफॉर्म्ड बेटर देन द बेंचमार्क जो पापा जिससे कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो मम्मी ने बेटर परफॉर्म किया, मम्मी के पास आ गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, देन क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में आई ऐश्वर्या। मैडम ऐश्वर्या कौन? आपकी छोटी बहन। और उसने बना दी नमक की सब्जी एंड वो आर्ग्यू कर रही है कि नहीं टमाटर की चटनी है। मतलब आप समझ रहे हो कितना क्या कितना, बिकॉज शी परफॉर्म सो पुअर, इतना कि समझ ही नहीं आ रहा उसने बनाया क्या है। तो बिकॉज इतना बकवास परफॉर्म किया उसने, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट शी हैज अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। बिकॉज जो बेंचमार्क हमारे दिमाग में सेट था ना दादी का, उससे तो बहुत ही वाहियात परफॉर्म किया है उसने। तो अब क्या हो गया, बहन को मिल गया कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अब उसको डांट पड़ गई, उसने सीखा खाना बनाना अच्छे से। फिर अब देखो इतना प्रैक्टिस कर करके ओवर द टाइम वो सेम परफॉर्म कर रही है मम्मी के जैसा या दादी, वो सीख गई है। तो अब जब वो सेम परफॉर्म कर रही है तो हम इसको बोलेंगे क्या, कॉम्पिटिटिव पैरिटी। अब कोई वर्ड याद आया क्या, याद हुआ क्या, कॉम्पिटिटिव पैरिटी। तो देखो एक बार इसको बुक से कवर कर लेते। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑलवेज रिलेटिव, इट सेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑलवेज रिलेटिव। तो देखो आपने पहले किसी से कंपेयर किया ना, अपने पापा ने क्या किया, मम्मी के खाने को दादी से कंपेयर किया, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिलेटिव इन रिलेशन टू समथिंग। अनदर एग्जांपल, उबर सबको पता है क्या है, ऑटो का ऐप है, आप बुक करते हो कैब्स एंड ऑल। तो आपको पता है उबर के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उबर इन इटसेल्फ डज नॉट हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप उसको किसी से कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लोकल ऑटोज एंड टैक्सीज से, तो जब आप उससे कंपेयर कर रहे हो तब यू आर सेइंग कि यार उबर के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बिकॉज उसका एक एप्लीकेशन है जो कि एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन यूज। जबकि वो जो लोकल टैक्सी वाला है उसको सिर्फ उस एरिया के लोग या जिसके पास उसका नंबर होगा वही लोग यूज कर पाएंगे। तो वी कैन से कि उबर हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर लोकल टैक्सीज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑलवेज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। समझा क्या ये? देखो देन हम हमेशा किसी बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। अब वो बेंचमार्क क्या हो सकता है, या तो सेम इंडस्ट्री का हो गया, या तो कोई और फर्म हो गया, या तो पूरी इंडस्ट्री का एक एवरेज हो गया। ओके, एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, सेम परफॉर्म कर रहे हो तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव पैरिटी। एग्जाम्पल लेते हैं हर चीज। तो देखो एयरलाइंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इग्नोरिंग जो भी लास्ट फ्यू मंथ्स में हुआ है, इंडिगो बिकॉज ऑफ इट्स ऑपरेशनल इफिशिएंसी इतने टाइम तक उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, उसके ऑपरेशंस इतने स्मूथ है कि उसके पास क्या आ गया, एडवांटेज ओवर अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, अदर कंपनी इन द इंडस्ट्री। ठीक है, एंड बिकॉज उसका जो एडवांटेज था वो बहुत लंबे टाइम का था, बहुत लंबे टाइम तक इंडिगो जो था उसके पास एडवांटेज था, वो मार्केट में लीडर था। वी कैन से दैट इंडिगो हैज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हियर यू हैव अनदर वर्ड विच इज सस्टेनेबल, मतलब ओवर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास एडवांटेज है तो वो जाएगा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिसएडवांटेज में आ गया आपका स्पाइस जेट। देखो स्पाइस जेट का क्या है, फ्लाइट डिले करना है, कप नूडल बांट दो कस्टमर्स को, वो खाते खाते थक जाएंगे एंड हम धीरे से बोल देंगे कि अरे फ्लाइट डिले हो गई है यार, सॉरी कप नूडल खाओ। ऐसा नहीं चलता है भाई, मतलब समझ रहे हो। स्पाइस जेट के पास कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग नॉट इक्वल नॉट बेटर बट इट इज परफॉर्मिंग पुअर देन द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री, इसलिए स्पाइस जेट के पास हो गया डिसएडवांटेज। मैम अब आप पैरिटी का भी एग्जाम्पल दे ही दो। तो पैरिटी में हो गया आपका, चलो उबर ओला रैपिडो सारे ही बरोबर चल रहे हैं, सभी सेम लेवल पे परफॉर्म। आपका हो गया जोमेटो स्विगी, सभी इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट, तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव पैरिटी कि वो चलो सब बढ़िया ही चल रहा है। जोमेटो स्विगी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, क्या स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि सब कुछ कर लो, सब कुछ कर दो? नहीं ना, सब नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रैटेजी इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट डिसाइडिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल लिखो आप यहाँ पर आइकिया। तो आप लोग को पता है क्या आइकिया क्या है? आइकिया इज अ फर्नीचर रिटेल कंपनी जिसने क्या किया, कस्टमर को क्या चाहिए, चाहिए क्या आखिर कस्टमर को, बताओ जल्दी से। उसको चाहिए हमको पैसे कम लगे, हमको दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन हम पैसे कम ही देंगे, हमको दुनिया की सबसे बढ़िया डिजाइन चाहिए लेकिन हम पैसे कम ही देंगे, हमको सब कुछ चाहिए लेकिन हम पैसे कम ही देंगे, फ्री में दे दो लगे तो। कस्टमर को ये चाहिए। आइकिया ने क्या किया यार, सब कुछ तो दे नहीं सकते। आइकिया ने क्या किया, आइकिया ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन बनाई फर्नीचर, लेकिन उन्होंने कम कॉस्ट पे भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडी टू असेंबल फर्नीचर के प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि कस्टमर आएगा लेके जाएगा, असेंबल वो खुद करेगा अपने एंड पे अपने घर जाके। तो आइकिया ने क्या किया, उसने बिकॉज असेंबलिंग खुद नहीं करी तो उसने क्या किया, उसकी असेंबलिंग कॉस्ट कम कर दी, उसने उसकी असेंबलिंग कॉस्ट बचा ली। अब नाउ क्योंकि उसकी कॉस्ट कम हो गई है तो वो कम प्राइस पे भी बेच सकता है प्रोडक्ट को, समझा क्या? तो कम प्राइस पे बेचा, कस्टमर भी खुश हो गया, आइकिया ने बेस्ट बेस्ट डिजाइन भी दे दी तो भी कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। अब कस्टमर घर जाके असेंबल खुद कर रहा है या किसी से करवा रहा है, दैट इज हिज चॉइस, एटलीस्ट वो आइकिया से तो सेटिस्फाई होके गया ना। तो आइकिया ने क्या किया, आइकिया ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आइकिया ने किया स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ, उसने डिसाइड किया मैं कितनी वैल्यू ऐड करूंगा, कितनी कॉस्ट मैं इनकर करूंगा एंड मैं उसके इक्विवेलेंट कितनी वैल्यू ऐड करके दूंगा, समझा क्या? स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट डिसाइडिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसलिए तो आप भी एबीसी एनालिसिस करते हो कि यार क्या छोड़ के जाए, क्योंकि छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना यार, क्या छोड़ के जाए वो ज्यादा पता होना चाहिए। बिकॉज अननेसेसरीली कोई टॉपिक बहुत कम इंपॉर्टेंट है, आप उस पर टाइम दे दोगे तो नॉलेज बढ़ेगा आपका, देना चाहिए टाइम। लेकिन अगर आप बहुत एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो तो सी कैटेगरी आप स्किप नॉर्मली कर देते हो। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या कितना क्या नहीं। समझ आया आपको ये सब? एक बार जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आप नोट कर लो जो मैंने लिखा है, एंड ये वर्ड्स को, हाईलाइटेड वर्ड्स को एटलीस्ट अच्छे से 2 मिनट 2 देखकर 1 मिनट देख के जल्दी से रीड कर लो, जल्दी से। आ जाए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स है ना, दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वो 7 मार्क्स के लिए सीधे सीधे आ जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। इसके लिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे चाहिए एक डॉग, मुझे एक पेट एनिमल चाहिए, मुझे चाहिए डॉग। तो अभी आप डिसीजन लेने वाले हो, फॉर दैट आपके मम्मी बोलेंगे प्लीज कंसिडर वेरियस अदर थिंग्स। मम्मी क्या पूछेंगे, क्या तू लॉन्ग टर्म रखेगा डॉग को, तू ऐसा तो नहीं करेगा कि 2-3 दिन खेल लिया फिर यार मम्मी इसको भेज दो कहीं नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर सकते ना। मम्मी बोलेंगे अभी बता लॉन्ग टर्म प्लान है क्या तेरा उसके साथ खेलने का या उसके साथ रहने का। फिर क्या आपके पास पैसे है, बिकॉज अब डॉग आ गया है, उसके खाने का पैसा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने, उसको इतने सारे जो भी इंजेक्शन एंड ऑल लगवाने का, उसको खरीदने का भी पैसा। तो मम्मी बोलेंगे क्या तेरे पास पैसे है, क्या तेरे पास रिसोर्सेज है टू डू दिस डिसीजन, टू टेक दिस डिसीजन। मम्मी पूछेंगे ये। फिर थर्ड शील आस्क कि वैसे तो तू सोया रहता है सुबह सुबह तक, अब डॉग आएगा तो सुबह डॉग को वॉक पे कौन लेके जाएगा, शाम में डॉग को वॉक पे कौन लेके जाएगा, रात में कौन लेके जाएगा। तो क्या तू रेडी है तेरे इस काम, ये सब काम करने के लिए, तेरी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए क्या तू रेडी है, मम्मी ये पूछेंगे। फिर शी विल ऑल्सो कंसिडर कि यार वो डॉग आएगा तो वो इतना जोर जोर के चिल्लाएगा, नेबर्स परेशान होंगे, फिर हमको इतनी बार डॉक्टर के पास विजिट पर जाना पड़ेगा, तो क्या हम इन सब चीज़ों के लिए रेडी है, बिकॉज इट विल अफेक्ट आवर रिलेशनशिप, क्या हम इन सब चीज़ों के लिए रेडी है। मम्मी बोलेंगे ये भी चीज़ कंसिडर करो। फिर और बताओ और क्या क्या बोलेंगे मम्मी। मम्मी बोलेंगे कि देखो आपके आसपास में से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, एक और चीज़, आपको डॉग ले लिया अगर आपने तो आपको डॉग जो है वो घर का ध्यान रखेगा, तो यू आर हैविंग अ सिक्योरिटी डॉग के नाम की।
जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है ओवर योर कॉम्पिटिटर या ओवर योर नेबर्स एंड एवरीबडी। तो मम्मी बोलेंगे ये सब चीज़ें भी ध्यान रखेंगे हम। एंड आपका डे टू डे एक्टिविटीज चेंज होगा। पहले क्या होता था, आप लोग सिर्फ आपस में बैठते थे, अब डॉग भी आ गया आपके फैमिली में, अब आपको डॉग के बेसिस पे डिसीजन लेने पड़ेंगे। पहले हमारा मन हुआ संडे घूमने चलते और हम चले गए, अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां डॉग्स अलाउड नहीं है तो दिस विल अफेक्ट योर डेली डिसीजन, दिस विल अफेक्ट योर ऑपरेशनल डिसीजन। यार अब डॉग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको कहाँ छोड़ के जाए, क्योंकि घर में अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकते ना, उसको बेचारा रोता रहेगा फिर क्या मतलब। तो ये सब चीज़ें भी कंसिडर करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या हो गया कि आप इतनी सारी चीज़ें कंसिडर करो। लॉन्ग टर्म प्लान है क्या, आपके स्कोप बढ़ जाएंगे, आपको रिसोर्सेज है क्या, आपको एडवांटेज भी मिल जाएगा, आपके डिसीजंस अफेक्ट होंगे। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप कभी भी स्ट्रैटेजी बनाओगे और इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। बात समझ में आया क्या ये बताओ? इसको एक बार बुक से देख लेते हैं। तो देखो, कभी भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेज डिसीजन लेते हो तो इट अफेक्ट्स योर ऑपरेशनल डिसीजन, आपके डेली डिसीजन चेंज होंगे। इट इज कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स यू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट इज कंसर्न्ड विद द स्कोप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, आपके स्कोप बढ़ जाएगा अब। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग द रिसोर्सेज विद द एनवायरमेंट, आपको पैसे भी तो चाहिए रहेंगे। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, एक एग्जाम्पल यहां पर आप लिख दो, टाटा का, टाटा लैंड रोवर जगुआर का केस लेते। तो टाटा मोटर्स ने जब लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर किया तो क्या बस ऐसे ही मन हुआ और कर दिया? उसने कंसिडर किया ना इतनी सब चीज़ों को कि क्या हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है विद दिस कंपनी। तो यस, हम लोग, टाटा मोटर्स अभी स्मॉल कार और कमर्शियल व्हीकल में डील कर रहा था। उसने क्या देखा कि यार इन्वायरमेंट में लग्जरियस ब्रांड की भी नीड है, ठीक है, एंड उसको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि चलो अभी लैंड रोवर जगुआर हम अक्वायर कर सकते हैं। तो उसने क्या, और उसके पास पैसे भी थे, उसने क्या किया, उसने देखा एनवायरनमेंट में उस चीज़ की नीड है, हमारे पास पैसे भी है और हम ये डिसीजन ले भी सकते हैं बिकॉज हम लॉन्ग टर्म सोच रहे इसके बारे में। तो उसने क्या किया, ये डिसीजन ले लिया एंड इससे क्या हुआ, उसकी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज बढ़ गई। अब तक वो सिर्फ स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग करता, अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो उनकी लग्जरी कार है उस सेगमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके जो भी ऑपरेशनल डिसीजन थे जो वो सिर्फ स्मॉल कार के लिए लेते थे, अब उसे लग्जरियस कार के लिए भी लेना पड़ेगा। उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अब तक वो सिर्फ स्मॉल कार के लिए कर रहा था, उसको अब वो लग्जरियस कार के लिए भी करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना पड़ेगा कि यार अब तक सिर्फ इसी में पैसे लग रहे थे, अब इसमें भी पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे ताकि आप और न्यू अपॉर्चुनिटीज और अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट को और बेटर बना सको। तो उसने क्या किया, टाटा ने क्या किया, उसकी रिसोर्सेज को मैच किया विथ इन्वायरमेंट कि क्या एक्चुअल में इन्वायरमेंट में उसकी चीज़ की नीड है, तो हम वो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो है रिसोर्सेज। देन उसने क्या किया, इट रिजल्ट्स इन मेजर रिसोर्स चेंजेस, रिसोर्स में तो चेंज हुआ ना, वो पैसे आप कहीं और भी यूज़ कर सकते थे जो आपने डॉग को बाय करने में किया या फिर जो टाटा ने लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर करने में लगाए, वो पैसे आप कहीं और भी यूज़ कर सकते थे। इट रिजल्टेड इन चेंज इन रिसोर्सेज, ऑफकोर्स वो पैसे आप कुछ भी कर सकते थे बट आपने वहाँ लगा दिए, तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन रिसोर्सेज। It involves stretching an organization resources to create new opportunities। अब इसके लिए हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जल्दी से, रिलायंस जियो सबको पता है, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल जियो। जियो ने क्या किया, पहले ये लोग सिम लाए, अब क्या बस सिम ला के छोड़ दिया उन्होंने, सिम ला दिया, फ्री में बांट दिया, सब कुछ हो गया? नहीं ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी रिसोर्सेज को स्ट्रेच किया, उन्होंने और प्रोडक्ट्स लाया, उन्होंने और एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। अब उन्होंने जियो फाइबर ले आया, जियो फोन ले आया, जियो के इतने एप्लीकेशंस ले आया एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स स्ट्रेचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि जियो ने किया। समझ आया क्या? समझ में आया क्या? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजी इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फोर्सेज एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपने क्या देखा कि यार इन्वायरमेंट में नीड है, पैसे भी है, एंड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हैविंग पावर, जैसे कि आपका डॉग वाला एग्जाम्पल। आपने क्या किया, आपने देखा कि चलो इन्वायरमेंट में तो है फोर्स, मतलब नीड तो है, हम लोग ले तो सकते हैं, डॉग सिक्योरिटी की काम आएगा, ठीक है। आपने क्या बोला, पैसे भी आपके पास ले सकते हो, बट क्या आपके दादाजी दादी जी और घर के सब लोग अलाउ करेंगे? वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हैविंग पावर। तो आपका
Strategy is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. समझ आया क्या ये सब? अब हम इसको लेते हैं हम इसको लिख लेते हैं जल्दी, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। तो एक बार इस बात को अच्छे से लो और मेरे साथ साथ बोलते बोलते आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मीन्स द सेम। मेरे साथ साथ लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, इट इज कंसर्न विद द, बोलते बोलते लिखना प्लीज, इट इज कंसर्न विद द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is concerned with the scope of the organization. It is concerned with the scope of the organization. It affects your operational decisions. It affects operational decisions. It is concerned with the long-term direction of the organization. Is concerned with the long-term direction of the organization. It is affected by environmental forces. ये पड़ोसी, उनका भी तो देखना पड़ेगा। रिसोर्स, मेरे को पता है अगर आप में से कोई लिख नहीं रहा है ना, तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। लिखते जाओ प्लीज। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, values and expectations of people having power. भाई देखो, अगर तुमने फोन खोल लिया है और तुम अगर रील देख रहे हो ना, तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। प्लीज मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बिकॉज लिखने से तुम्हारा ही प्रैक्टिस होगा। मेरा हो गया है क्लियर एग्जाम, मुझे नहीं करना है वापस से क्लियर। प्लीज साथ साथ लिखते जाओ एंड प्लीज बोलते बोलते लिखो। अब हमारे पास है रिसोर्स वाले 3 पॉइंट्स। क्या क्या? इट रिक्वायर्स चेंज इन रिसोर्सेस। It requires matching the resources with the environment. क्या नीड है भी कि नहीं उस चीज की जो हम करना चाह रहे हैं? It requires stretching the resources to create new opportunities. Get what? New opportunities. आप आपकी बुक में लिखो या चाहे आप यहाँ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिख दो जियो। जियो ने क्या लाया? जो फाइबर, फोन, इतने सारे एप्लीकेशंस। देखो मैंने ना इसका एक निमोनिक सोचा है आपको, अगर मैंने इसका एक निमोनिक सोचा है, अगर आपको इससे बेटर कुछ मिलता हो तो आप इस कमेंट सेक्शन कमेंट करें। मैंने सोचा है दीज आर दी हाईलाइटिंग, आई एम हाईलाइटिंग द की वर्ड्स जो कि आप याद कर सकते हैं निमोनिक को। सोर्स दिस, वी हैव दिस निमोनिक, थ्री लूजर्स, लूजर इधर आना चाहिए रिसोर्स के, क्योंकि 3 पॉइंट है ना। पर जल्दी से आप ये लिख लो निमोनिक इफ यू वांट। अगर आपको कुछ बेटर लगता है कमेंट सेक्शन डाल दो।
आ जाओ जल्दी से, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो मेरे साथ साथ रिपीट करो। 3 लूजर्स, अब ये जो 3 है दिस मीन्स रिसोर्स वाले 3 पॉइंट्स। आप लूजर क्यूब भी कर सकते हो, 3 लूजर्स भी कर सकते हो, आप एक बार जो भी बेटर लग रहा हो कैन यूज दैट। ठीक है, रिसोर्स वाले 3 पॉइंट्स जल्दी से मेरे साथ बोल दो। It requires change in resources. It requires matching the resources with the environment. It requires stretching your resources to create new opportunities. ठीक है, 3 पॉइंट्स रिसोर्स वाले सॉर्ट हो गए। देन आ गया आपका लूजर वाला। L for it is concerned with the long term direction of the organization. O for it affects operational decision. S for it is concerned with the scope of the organization. आपका स्कोप बढ़ जाएगा। E for it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power. हो गया क्या एक बार का रिवाइज? जल्दी बताओ। If yes, let us move on to next topic, which is consequences of characteristics of strategy और strategic decision. अब देखो आपकी बुक में ना इतना सारा लिखा है, बट इसका क्रक्स क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। आपने कोई डिसीजन लिया तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी तो होंगे, बस डिसीजन ऐसा ले लिया, कुछ उसके इम्पैक्ट भी तो होंगे। तो हियर वी हैव द इम्पैक्ट। देखो क्या होता है, कभी भी जैसे रिलायंस जियो ने जियो सिम तो फ्री में बांट दी, बट उनको पता नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। दे वर वेरी अनसर्टेन, डिसीजन ले लिया बट इट इज नॉट सर्टेन कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कॉम्पिटिटर्स कैसे रिएक्ट करने वाले। तो इट इज वेरी क्या टेकन इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर इट इज वेरी अनसर्टेन, बहुत अनसर्टेन होता है कि वो होगा क्या आगे। देन इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। भाई इतना सारा डीप थिंकिंग करके, इतना पूरा मार्केट अंडरस्टैंड करके आपने एक डिसीजन लिया जिसका आपको कुछ पता भी नहीं है इम्पैक्ट कैसा होगा, क्या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देन इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, क्योंकि देखो आपने जब डॉग लेने का डिसीजन लिया तो क्या सिर्फ आपने लिया एंड आप ही खेल रहे हो? नहीं ना, आपके दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी, सब लोग इन्वॉल्व है। इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। टाटा ने जब लैंड रोवर जगुआर को अक्वायर किया तो क्या बस उन्होंने अक्वायर कर लिया? बाकी के डिपार्टमेंट्स में भी तो इम्पैक्ट आया। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब तक सिर्फ स्मॉल कार का हो रहा था, वो उस कार का भी होगा, लग्जरी वाली कार। सेल्स वाले लोग अब उस लग्जरियस कार को भी बेचने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। प्रोडक्शन वाले लोग अब उसको भी प्रोडक्शन करेंगे, नई वाली कार का। तो इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इट अफेक्ट्स ऑल दी लेवल्स, सब लोग मिलके काम करते हैं। इट रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन मैनेजिंग द चेंज रिलेशनशिप। अब जो क्या रहेगा, लैंड रोवर जगुआर बिकॉज इट इज अ ग्लोबल ब्रांड, तो अब टाटा को क्या करना पड़ेगा? फॉरेन गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा। एक ग्लोबल ब्रांड आ गई उसके पोर्टफोलियो में, तो उसको ग्लोबल कस्टमर से भी डील करना पड़ेगा। तो इट रिक्वायर्स मैनेजिंग द चेंज रिलेशनशिप, ठीक है। एंड नेटवर्क्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोगों से भी अब आप नेटवर्क कर रहे हो। देन ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। भाई घर में नया मेंबर आ गया ना, आपके पोर्टफोलियो में एक नया बिजनेस आ गया, आपके घर में एक नया डॉग मेंबर आ गया, तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट इज मेड इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड चेंज रिलेशनशिप, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया ये सबको? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इवन दो ये 5 मार्क्स का है, लेकिन पता है क्या होता है एग्जाम में आपको पूछ लेगा स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन बताओ या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है बताओ, एंड फिर ये सब कॉन्सिक्वेंसेज बता दो। तो 5 पॉइंट्स यहाँ कवर हो गए, 2 पॉइंट्स आपके डेफिनेशन में कवर हो गए। तो ये आता है एग्जाम में 5 पॉइंट्स है, तो ऐसा नहीं कि बस छोड़ के चले जाना, इसको भी मेरे साथ प्लीज 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 लिख लो। पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रैटेजी। कोई मेरे को आके नहीं बोलेगा कि मैडम बुक में लिखा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, फालतू का बड़ा रखा है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रैटेजी हम तो यही लिखेंगे, या स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अब देखो इसमें हमने इसका भी एक निमोनिक बताया, IC3U, ठीक है। कैसे मैडम? It requires an integrated approach, I for integrated. It is very complex in nature. It results in change in relationship and network outside organization. Outside organization. It results in change in organization. Change in organization, within organization भी बड़ा सा change आएगा।
एंड इट इज वेरी अनसर्टेन, या फिर इट इज मेड इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। लिख लो जल्दी से इसको भी। चलो, इट्स टाइम टू रिवाइज अगेन। एक बार जल्दी से मेरे साथ वापस से। तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि स्ट्रैटेजी ये क्या होता है और हमको क्यों पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या होता है स्ट्रैटेजी? जल्दी 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 बोलो मेरे साथ, कम ऑन। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शंस which are undertaken by a company to achieve what? Achieve competitive advantage and achieve its objective. Come on, बोलना पड़ेगा तो ही याद होगा। प्लीज मेरे साथ एक और बार बोलो। Strategy is a set of goal-directed actions undertaken by a firm to achieve competitive advantage and its objective. Strategy is derived from a Greek word strategia, which means generalship. आपको लगे तो आप ये भी आपके नोट्स में लिख दो। That strategy is derived from Greek word strategia, because एग्जाम में आता है। It means generalship. Strategy acts as a guiding policy, जो आपको हेल्प करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देन हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। जब आपने परफॉर्म बेकार किया किसी बेंचमार्क से तो आप कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज पे आ गए। जब आपने इक्वल परफॉर्म किया तो आप कॉम्पिटिटिव पैरिटी पे आ गए। एंड स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट मेकिंग अ ट्रेड ऑफ, कि आपको कितना करना है कितना नहीं करना है, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन या फिर स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया 3 लूजर्स। सबसे पहले हम 3 रिसोर्स वाले पॉइंट। इट रिक्वायर्स मैनेजिंग द रिसोर्सेज, इट रिक्वायर्स चेंज इन द रिसोर्सेज एंड इट रिक्वायर्स मैचिंग द रिसोर्सेज विद द एनवायरमेंट। इट रिक्वायर्स स्ट्रेचिंग द रिसोर्सेज टू क्रिएट व्हाट? न्यू अपॉर्चुनिटीज। जियो आ जाना चाहिए आपको ये ध्यान में एकदम, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एल फॉर इट इज कंसर्न्ड विद द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। O for it affects operational decision. S for it is concerned with the scope of the organization. आपका scope बढ़ जाने वाला है। E for it is affected by environmental forces, resource availability, values and expectations of people having power, सारे बड़े लोग। Then हो गया आपका 3 losers। देन हमने पढ़ा consequences of strategy which is very serious। You know, कोई चीज बहुत सीरियस हो जाती है तो ICU आपको ये याद रखना है। आपका निमोनिक क्या हो गया? ICU। तो I फॉर इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। C फॉर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इट रिक्वायर्स मैनेजिंग द चेंज रिलेशनशिप एंड नेटवर्क वेयर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। पड़ोसी आपका, आपके डॉक्टर्स वगैरह, डॉक्टर के सब बाहर के लोग होते हैं ना, इसलिए आउटसाइड द। देन इट रिजल्ट्स इन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन में तो चेंज आया ही भाई। देन यू फॉर इट इज मेड इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, या फिर इट इज वेरी अनसर्टेन, आपको नहीं पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है। हो गया क्या रिविजन? देखो हमने रिविजन कर लिया है, क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए, और नहीं भी तो आप एक बार आपके एंड पर आफ्टर दी क्लास भी पढ़ लेना, देख लेना ये चीज कैसे आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आ गया? लेट अस नाउ मूव ऑन। देखो अभी इनिशियली बिकॉज फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा आपको ये सब्जेक्ट का फ्लो समझ आए, फिर हम हमारा लेक्चर और एक्सटेंडेड रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड कि नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा हैवी हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक का ग्लिम्स दे रही हूँ, आफ्टर विच हम लोग उस टॉपिक को डिटेल में कल की क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है? तो देखो कभी भी आपके घर में क्या होता है, 3 लेवल्स होते हैं। आपके दादाजी, देन आपके पप्पा जी, देन आ गए आप जो सो रहे हो, ठीक है। दादाजी ने बोला कि बुआ आ रहे हैं, चलो स्नैक्स और चाय बनाते हैं। दादाजी ने डिसीजन पास कर दिया टू मिडिल लेवल, ठीक है, कि मम्मी वाला लेवल, कि मम्मी चाय बनाएगी, चाची वड़ा पाव बनाएगी, और आपकी एक और जो चाची है वो कुछ मीठा बनाएगी, हलवा वगैरह, ठीक है। तो ये आपके दादाजी ने डिसीजन पास ऑन कर दिया। देन आपकी मम्मी को क्या करना है? चाय बनाना है। आपकी मम्मी इज कंसर्न्ड ओनली विथ चाय, ठीक है। शी विल नॉट इंटरफेयर कि यार वड़ा पाव क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बिकॉज उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है कि उनको चाय बनाना है।
अब उनको चाहिए चाय बनाने के लिए दूध। दूध है नहीं घर में, आप सो रहे हो आप, मम्मी आई, मम्मी आपको आके बोली कि उठो मेरा राजा बेटा, उठो उठो बेटा, आंखें खोलो। और जैसे ही आपने आंखें खोली, आपकी मम्मी ने आपको चिल्ला के बोल दिया कि भाई जा जाके दूध लेके आ, मेरे को चाय बनानी है। क्या है ये, दिन दिन भर इतनी देर तक सोए रहते हो, हम यहाँ चाय बनाए, मम्मी का हो गया चलो। फिर आप उठे, अब दूध। तो एक्चुअली क्या हुआ, दादाजी ने डिसीजन पास ऑन कर दिया। देन आपकी मम्मी ने एक और डिसीजन लिया कि चलो चाय बनाना है, दूध नहीं है, दूध लेके आएंगे, लेकिन दूध आप लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि आप हो घर के सबसे छोटे बच्चे। तो आप जाओगे, आप जाके दूध लेके आओगे। आपने क्या किया, आपने दूध लाया, मम्मी ने चाय बनाया, बुआ ने खाया, दादाजी का काम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक टॉप लेवल होता है, देन एक मिडिल लेवल होता है, देन होता है एक लोअर लेवल, ठीक है। इसी को हम इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लैंग्वेज या इस सब्जेक्ट में बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल, ऊपर के लोग। देन मिडिल लेवल विच इज बिजनेस लेवल, दे आर ओनली कंसर्न्ड विद देयर ओन बिजनेस, ठीक है, दे माइंड देयर ओन बिजनेस। देन लोअर लेवल जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल। और ये ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं जो एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द डिसीजन कि ऊपर वाले लोगों ने लिया है। आया क्या सबको ये समझ? आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं हम टाटा का। तो देखो टाटा ग्रुप है, इसमें इतने सारे लोग हैं ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें पहले थे आपके रतन टाटा जी, ठीक है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे आर द टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल, दे आर कंसर्न्ड विथ ऑल ऑफ द बिजनेसेस ऑफ टाटा। अब टाटा के इतने सारे कौन से बिजनेस है मैडम बताओ? तो देखो टाटा का स्टील का बिजनेस है, टाटा का आईटी का बिजनेस है, टाटा का ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, टाटा का एयरलाइंस का बिजनेस है, टाटा का होटल्स का बिजनेस है, एंड सो। तो इनके जो इतने सारे बिजनेसेस है, ये क्या हो गया, बिजनेस लेवल, सिंपल। देन हर बिजनेस के अंदर में इतनी सारी चीजें, क्या क्या मैडम? एक होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो कि रंगोली बनाता है, एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, वो फन फ्राइडे और ये सब एक्टिविटीज करवाते हैं ना। देन आपका एक होता है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो आपके गुड्स प्रोक्योर करता है। देन एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन करता है। देन होता है एक सीजन मार्केटिंग कि इतना सारा प्रोड्यूस कर लिया तो भाई सेल भी तो करो, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, जो ऊपर के लोग हैं, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ऊपर के लोग जो होते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल हैं, ईच बिजनेस के जो लोग होते हैं दे आर बिजनेस लेवल, एंड नीचे के जो लोग होते हैं वो फंक्शनल या ऑपरेशनल, बिकॉज दे आर द वन हु आर एक्चुअली वर्किंग ऑन ग्राउंड, दे आर द वन जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम बोलते हैं फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। समझ आया क्या? बताओ जल्दी से, आया आपको समझ? एंड देखो आप, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक आप इसको आपकी रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे ना, जब तक आपको याद नहीं रहेगा। इतने सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो ही, आपने देखा 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स लिखने हैं, तो लिखने के लिए एटलीस्ट 7 पॉइंट्स याद भी तो होने चाहिए। वो याद करने के लिए देखो बहुत वेज होते हैं, हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, हम लोग हमारी फैमिली से या कोई भी प्रैक्टिकल केस स्टडी लेके रिलेट करेंगे तो ही वो चीज़ें याद होगी। आप जब प्लेन पढ़ने बैठोगे ना तो आपको नहीं याद होने वाली, आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके रिलेट करने वाले हैं। आपको जो एग्जाम्पल फिट होता है दिमाग में, जो आपको एग्जाम्पल ईजी लगता है, आप उसके हिसाब से या उसके बेसिस पर आपका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। एंड कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको एज इट इज लैंग्वेज लिखनी है बुक की, कि एज इट इज लिखना तो जिसने वो ओरिजिनली बुक लिखी है ना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है एज इट इज वैसा लिख, तो आप कैसे लिखोगे यार? इसलिए हमको सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है और हम कीवर्ड्स याद करके सेंटेंस फॉर्मुलेट खुद करेंगे क्लास में। अभी मेरे साथ एक बार, हम इतनी बात हो गई तो चलो एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं यार, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, तो इससे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, पोस्टल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, देखो आपकी क्वेश्चन बैंक में भी ना हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। एंड जहां पर भी एक से ज्यादा क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग वेज में भी आ सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने आपको एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि यार इस तरीके से क्वेश्चन आया तो भी यही आंसर।
आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ऐसे कान पकड़ता है या ऐसे कान पकड़ता है, आंसर उसका सेम ही रहने वाला है ना। इसके लिए हम लोग ने यहाँ लिख दिया है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो भी आपको एक ही आंसर लिखना, ठीक है। इट विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक पूछा है। मेरे साथ एक बार आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको इसमें कीवर्ड्स लिख के आ जाना है। आपने जो भी क्लास में पढ़ा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, स्कोप, मैचिंग रिसोर्सेज, स्ट्रेचिंग रिसोर्सेज, चेंज, ऑपरेशनल डिसीजन, ये सब चीजें ये लिखोगे, 7 पॉइंट्स लिख दोगे, इजीली 7 मार्क्स। देन स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। अब आपको बताना है, हमने जो अभी पढ़ा कि इट इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस टू अचीव व्हाट ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे पढ़ लेंगे हम, सुपीरियर परफॉर्मेंस टू कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 3 एलिमेंट्स होते हैं, DIG, डायग्नोस करेंगे, गाइडिंग पॉलिसी बनाएंगे, देन उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इज डिराइव फ्रॉम स्ट्रैटेजी या जनरलशिप। सब चीजें समझ आई क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एंड आपको लिखना रहता है। यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स भी लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू राइट एज इट इज। समझ आया क्या? तो जाए फिर अपने अपने घर, बताओ जल्दी। ऐसे कैसे यार, एक और बार रिवीजन करके जाते, बिकॉज आई नो आप लोग घर जाके ये बुक नहीं खोलने वाले हो दोबारा, आई नो। ठीक है, आप खोलोगे तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, आप वापस खोल लेना, लेकिन मेरे साथ एक बार पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से बोलो, एक बार पहले क्या करो, सब लोग पानी पी लो, फिर हम एक और बार रिवीजन करेंगे, हम सेकेंड टाइम वापस रिवीजन करेंगे, हम फिर कर लेंगे, फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से पानी पी के। So, come on. Here we go. Ready? Easy, 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 easy. आ जाओ जल्दी से। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ गोल डायरेक्टेड एक्शंस टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया व्हिच मींस जनरलशिप एंड इट एक्ट्स एज अ गाइडिंग पॉलिसी। क्या स्ट्रेटेजी और प्लान बोल होता है? स्ट्रैटेजी इज अ वाइडर टर्म, प्लान इज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। फिर हमने पढ़ा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स जब आप आपका परफॉर्मेंस किसी बेंचमार्क से, विच कैन बी इंडस्ट्री एवरेज या फिर उसी इंडस्ट्री की कोई और कंपनी, जब आप कंपेयर करते हो उस बेंचमार्क से, इफ यू आर परफॉर्मिंग बेटर यू हैव एन एडवांटेज, इफ यू आर परफॉर्मिंग पुअर देन यू हैव अ डिसएडवांटेज। इफ आप सेम लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो यू आर हैविंग कॉम्पिटिटिव पैरिटी। एंड स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट मेकिंग अ ट्रेड ऑफ कि आपको क्या करना है, कितना वैल्यू एड ऑन करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ आया? ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज रिलेटिव, किसी से कंपेयर करेंगे तो ही होगा, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी जल्दी से 3 लूज है, रिसोर्स वाले 3 पॉइंट। It results in change in resources. It requires matching the resources with the environmental needs. It requires stretching your resources to create new opportunities. Then L4, it is concerned with the long-term direction of the organization. It affects your operational decision. It is concerned with the scope of the organization. Then E4, it is affected by environmental forces, resource availability, values and people. एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हैविंग पावर। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेटेजी। फटाक से, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ICU हो जाता है एकदम। I फॉर इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। C फॉर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बोलते जाओ। C फॉर इट रिजल्ट्स इन चेंज इन रिलेशनशिप एंड नेटवर्क आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। C फॉर इट रिजल्ट्स इन चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। देन U फॉर इट इज वेरी अनसर्टेन और इट इज मेड इन द सिचुएशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। हुआ क्या यार? जल्दी से बताओ। ये 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। एक बार बता देती हूँ, कॉर्पोरेट जो रहता है वो सबका ध्यान रखता है। दादाजी ने क्या किया, घर में सबका ध्यान दिया, सब ये काम करेंगे, उनको सबसे फर्क पड़ता है। देन जो आपके बिजनेस लेवल जो, वो लोग अपने पर्टिकुलर बिजनेस को देखते हैं। देन फंक्शनल लेवल जो होते हैं वो ऑपरेशंस को देखते हैं, वो अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट या अपने अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, हुआ क्या ये क्लियर? लेट अस रैप दिस अप, देन हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में इन आवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कल की क्लास में देखो,
आप रिवाइज करके आना, हम क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले रिवीजन करेंगे। अगर आप आपके एंड से शिद्दत से रिवीजन करके आओगे ना, आपको सुबह एकदम ब्लैंक नहीं फील होगा कि मैडम क्या बोलते जा रहे हो, आपको सच्ची में रिलेट होगा विथ एवरी एग्जाम्पल, आपको एक एक चीज़ याद आएगी। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू डू रिविजन। जैसे हमने अभी 2 मिनट में इतना सारा रिवाइज कर दिया, भाई आप भी 2 मिनट में रिवाइज इजीली कर सकते हो। प्लीज़ 2 मिनट निकालना एंड कल की क्लास में रिवाइज करके आना। आई विल अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक यू सो मच।